Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा या इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं उनको गिराया गया था। ये हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं उनके द्वारा एक स्टेटमेंट के अंदर कहा गया। यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, या आपसे यूपीएससी है वो कैसे सवाल पूछ सकता है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के पेपर के पर्सपेक्टिव से भी, और मेंस के अंदर में आपका जो जीएस पेपर थर्ड है जहाँ पे आप देखिए सिक्योरिटी आपका सिलेबस के अंदर में मेंशन है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को क्यों लॉन्च किया गया था। क्योंकि कश्मीर का जो वैली का एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट पर्सन हैं वो विजिट किया करते हैं। कश्मीर के अंदर ही पहलगाम नाम की एक जगह है, पहलगाम आप देखिए कि जहाँ पे मिडो फॉर्मेशन है वो हुआ करता है। मिडो फॉर्मेशन क्या होता है? मिडो फॉर्मेशन आप देखिए कि ओपन एरिया के अंदर में जो ग्रासलैंड सिस्टम है वो डेवलप होता है, वहाँ पे नियर बाई एरिया के अंदर में कोई लेक है वो भी हुआ करती है। तो काफ़ी सारे जो टूरिस्ट पर्सन हैं उस मिडोज़ को देखने के लिए जाया करते हैं। तो उसी दौरान में एक जो टेररिस्ट अटैक है वो होता है, काफ़ी सारे लोगों का डेथ हुआ था। टेररिस्ट अटैक का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिया भी जाता है जो कि एक लार्जर टेरर ग्रुप का प्रॉक्सी के रूप से वर्क किया करता था। हमारी डिफेंस फोर्सेज के द्वारा उन्हीं जो टेररिस्ट बेसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के रिगार्डिंग में उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा सके, उसके पर्सपेक्टिव से ऑपरेशन सिंदूर को इनिशियली पार्ट में लॉन्च किया गया था। फिर उसके लेटर फेज के अंदर में पाकिस्तान के साथ में भी आपको जो काउंटर है वो देखने के लिए मिलेगा कि पाकिस्तान की फोर्सेज और हमारी फोर्सेज का वहाँ पे एक दूसरे का जो कन्फ्लिक्ट है वो होता है। तो ये टीआरएफ के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अब हमने यहाँ पे रीड किया। अब आप देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा गिराया गया है पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो वहाँ के फाइटर जेट्स हैं उनको। तो हमारा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो मेजरली वर्क किया करता है? S-400 हमारा जो लार्जर रेंज है उसके रिगार्डिंग में एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको कि हमने रसिया से बाई किया था 2018 के समय में। या रसिया से जो डील हुआ था वो कम्प्लीटली जो सभी जो पार्ट्स हैं जो जितने हमें यहाँ पे डिलीवर करने थे, क्या सभी को डिलीवर किया गया है? तो आप देखिए कि 2018 के समय S-400 का डील होता है। 5 बिलियन डॉलर का ये डील था जिसके अंदर में आप देखिए कि 5 जो हमको एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है उनको डिलीवर करना था, जिसके अंदर 3 हैं उनको डिलीवर कर दिया गया है। आने वाले जो समय के अंदर में 2026 का जो समय है जब उनको रिमेनिंग्स को भी डिलीवर कर दिया जाएगा। इसी न्यूज़ को हमने पिछले कुछ दिनों में भी रीड किया है। हमारे जो एनएसए हैं वो रसिया के विजिट के लिए गए हुए हैं। अब S-400 है वो वर्क कैसे करता है? तो आप देखिए कि एडवांस रडार है वो इसका पार्ट होती है। इनके द्वारा जो भी यहाँ पे इंटरसेप्शन का जो कैपेबिलिटीज़ है वो लार्जर रेंज के अंदर में है। इसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में क्लेम ये भी किया गया कि 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ पे जो टारगेट है उसको इंटरसेप्ट किया गया था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के द्वारा। 3 आप देखिए कि इसके अंदर मेन कंपोनेंट होते हैं। एक मिसाइल लॉन्चर होता है, एक आपको रडार सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और एक बेसिकली स्टूडेंट जो कमांड सेंटर है, जो कमांड जहाँ से डिलीवर किया जाता है वो इसका पार्ट होता है। कितना मैक्सिमम रेंज तक वो ये टारगेट कर सकता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? 300 का आप देखिए हमारे यहाँ पे डिफेंस फोर्सेज का क्लेम है। या अदर एयर डिफेंस सिस्टम है जो भी हमारे यहाँ पे वर्क करते हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आकाश है। आकाश कौन से रेंज के अंदर में वर्क करता है? वो मीडियम रेंज के अंदर में आपको उसका वर्क देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि इसके अलावा एक आपको शॉर्टर रेंज के रिगार्डिंग में ये आपको जो वसोरस नाम का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका वर्क है वो हुआ करता है। क्या अदर कंट्रीज़ के अंदर में भी एयर डिफेंस सिस्टम है? एक आयरन डोम नाम का जो सिस्टम है जो कि इजराइल के वहाँ पे वर्क करता है, जो काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर में हुआ करता है। तो अदर कंट्रीज़ के एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है किससे हमने परचेज किया है, कैसे ये वर्क करता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो आप देखिए कि हमने ऑपरेशन सिंदूर एंड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में देखा। टीआरएफ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है या उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में किन टेरर ग्रुप्स को टारगेट है वो किया गया था। तो हमारी जो एयर डिफेंस हमारी जो फोर्सेज है उनके द्वारा जो जैसे मोहम्मद नाम का एक टेरर ग्रुप है, जैसे मोहम्मद, उसके आप देखिए कि हेडक्वार्टर जो बहावलपुर के अंदर में सिचुएटेड है पाकिस्तान में, उसको टारगेट किया गया। लश्कर ए तैयबा आप देखिए ये भी टेरर ग्रुप है और इन्हीं के प्रॉक्सी के रूप से ये वर्क करता है, जिसको रिसेंटली यूएसए के द्वारा आप देखिए कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो डिक्लेयर किया गया है। इंडिया ऑलरेडी इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करता है। और आने वाले समय में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 1267 नाम का जो कमेटी है जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को डील करता है, उसके थ्रू इसको एज ए बैन है वो करवाया जा सके। तो लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को जो टारगेट है वो किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसआईआर के बारे में है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन प्रोसेस के बारे में है कि वहाँ पे जिन पर्सन्स का नेम है वो ड्राफ्ट के अंदर नहीं है तो उनको कैसे ऐड किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का क्लेम है कि किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन है वो नहीं आया है जिन पर्सन्स के नेम नहीं है इलेक्टोरल रोल के अंदर में। बूथ लेवल पर्सन्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है जो हम ऑलरेडी काफ़ी बार रीड हैं वो कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपना जो इम्पार्शलिटी है, उनको अपना जो इंस्टीट्यूशन का इमेज है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। कंट्री का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके सर्वाइवल के रिगार्डिंग में इस इंस्टीट्यूशन का जो वर्किंग प्रोसेस है काफ़ी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर के अंदर होना जरूरी है। क्योंकि कंट्री के अंदर में आप देखिए कि फ्री एंड फेयर मैनर के अंदर में जो इलेक्शन कंडक्ट कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उत्तरकाशी के पर्सपेक्टिव से है जहाँ पे इंस्टेंट बारिश की वजह से काफ़ी सारा जो फ्लड एंड डैमेज है वो वहाँ पे हुआ है। तो स्टूडेंट्स उसी एरिया के अंदर में जो चॉपर्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है जिससे कि मोर रेस्क्यू ऑपरेशंस को बेटर वे के अंदर में कैरी आउट किया जा सके। एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। सपोज कीजिए उत्तराखंड का मैप है, उत्तराखंड का जो वेस्टर्न पार्ट का एरिया है जिस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको आप देखिए कि स्टूडेंट जो गढ़वाल का रीजन है इसको गढ़वाल रीजन बोला करते हैं, और ईस्टर्न पार्ट का जो रीजन है उसको क्या बोलते हैं, कुमायूं का रीजन। तो ये आपको रीजन्स पता होने चाहिए, कुमायूं कहाँ है, गढ़वाल किधर है। और वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी भी प्रैक्टिस हैं जो कि हमारे जो इम्पोर्टेंट आप देखिए कि हेरिटेज है उसका पार्ट है उस एरिया के अंदर में। आपने रम्मन के बारे में सुना होगा, यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसका पार्ट है रम्मन। रम्मन एक आप देखिए कि एक फेस्टिवल प्रोसेस है रम्मन, जो कि गढ़वाल के रीजन के अंदर में ऑर्गेनाइज है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अनटचेबिलिटी का एक इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला है कि कुछ ऐसी हमारी कम्युनिटीज़ हैं जिनको लोग हैं वो अनटचेबल रूप से कंसिडर किया करते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो आर्टिकल जो 17 है उसके अंदर में आप देखिए कि अनटचेबिलिटी का जो अबोलिशमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि अनटचेबिलिटी है वो यहाँ पे कम्प्लीटली अबोलिश है वो होना चाहिए। हर एक पर्सन को इक्वलिटी का राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो ग्रांट करता है। तमिलनाडु के अंदर में ये इंसिडेंट सामने आया, एक दीवार है वो बनाया गया था, दीवार को गिराया गया है। दीवार इस वजह से बनाई गई थी कि जो पर्सन्स जिनको यहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन के रूप से कंसिडर किया जाता है, उन पर्सन्स को आप देखिए कि उनका जो मूवमेंट है, उनका जो वहाँ से मूवमेंट है जिसको रोकने का कोशिश है वो किया गया था इस दीवार को वहाँ पे बना के। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17 आपको पता होना चाहिए कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है उसके बारे में मेंशन है। अगर आपसे सपोज कीजिए कोई जीएस पेपर सेकंड के अंदर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन ये है कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल काफ़ी सारे प्रोविज़न हैं बट स्टिल ऐसे जो केसेस सामने आते हैं उसके बिहाइंड में क्या रीज़न है। जीएस पेपर सेकंड के अंदर ना पूछा जाए तो जीएस पेपर 1 के अंदर में सोसाइटल पर्सपेक्टिव से ऐसे सवाल हो सकते हैं। स्टिल कास्ट जो सोसाइटल डिवाइड है, कुछ कास्ट है उनका डोमिनेशन स्टिल आपको देखने के लिए मिलेगा। वल्नरेबल सेक्शन को अभी एजुकेशन है उनको एम्पावर करने का मोर ज़रूरत है, गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सीनियर सिटीजन्स के बारे में है, जीएस पेपर 1 के अंदर में आपसे सवाल हो सकता है हमारे यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स का जो पॉपुलेशन है वो कितना है। न्यूज़ के बारे में अगर रीड करें तो न्यूज़ है केरल का, केरल के वहाँ पे एक पॉलिसी है उसको ड्राफ्ट किया गया है कि जो सीनियर सिटीजन पर्सन हैं जिनको कि
कैसे बेटर वे के अंदर में हम ट्रीट कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर में। केरल के वहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया गया है कि 2051 का जब समय रहेगा, जब केरल के अंदर में जो एल्डर पर्सन से उनका पॉपुलेशन है वो अराउंड 30% है, वो होएगा 30% के आसपास पॉपुलेशन है वो हो जाएगा वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स का। तो बेसिक क्वेश्चन क्या रेज होता है कि कौन पर्सन है जो सीनियर सिटीजन है। कौन पर्सन है सीनियर सिटीजन? ऐसे पर्सन जिनका 60 एज है वो सीनियर सिटीजन है। अगर हम बात करें सुपर सीनियर सिटीजन का भी एक कैटेगरी हुआ करता है। सुपर सीनियर पर्सन वो होते हैं जिनका 80 प्लस एज है, 80 प्लस एज है वो सुपर सीनियर है, और 60 प्लस है वो सीनियर सिटीजन के रूप से जिनको हम कंसिडर किया करते हैं। कंट्री के अंदर में कितना पॉपुलेशन है? लास्ट टाइम जब 2011 के अंदर सेंसस कंडक्ट हुआ था तो उस दौरान में हमारे कंट्री के अंदर में 10.5% का जो पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन्स थे। तो आप देखिए कि काफ़ी अच्छा नंबर है। गवर्नमेंट को काफ़ी जो पॉलिसीज़ हैं, सोशल सिक्योरिटी का जो स्कीम है, उनकी हेल्थ एंड आप देखिए कि हेल्थ की रिगार्डिंग में जो केयर का जो ज़रूरत है, जिससे कि गवर्नमेंट सीनियर सिटीजन्स को बेटर वे के अंदर ट्रीट है वो कर सके। आने वाले समय में हमारे ओवरऑल इंडिया का भी जो पॉपुलेशन है वो 20% इंक्रीज हो सकता है, 20 या 21%, जो कि 2050 के समय में। केरल के वहाँ पे नंबर्स ज़्यादा होने के जो चांसेज हैं वो बताए गए हैं, इसी वजह से पॉलिसी है उसको ड्राफ्ट किया गया। एल्डर पर्सनस हैं उनको यहाँ पे नए लॉज दिए गए हैं, जॉब रजिस्ट्री है, टेम्प्रेरी शेल्टर्स है उनको प्रोवाइड है वो किया जाएगा। एल्डर अब्यूज़ है, एल्डर पर्सनस को कोई किसी भी तरीके का मेंटल हरेसमेंट या अब्यूज़ है वो ना फेस करना पड़े, उसको भी यहाँ पे जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी है उसको अडोप्ट किया जाएगा। नेगलेक्शन उनका नेगलेक्ट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके भी रिगार्डिंग में। तो केरल का ड्राफ्ट पॉलिसी है जिसका यहाँ पे डिस्कशन है। आपसे सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया जीएस पेपर 1 के अंदर में सीनियर सिटीजन्स के बारे में, कि कैसे हमारी पॉपुलेशन के अंदर में जो चेंजेज हैं, 10% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स हैं या एल्डर पर्सनस हैं, तो कैसे गवर्नमेंट इनको टैकल करे। तो आप अपने जब आंसर को जब कंक्लूड करते हो तो उस समय में आप केरल का या अपने आंसर के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर में जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे के अंदर अगर आपको करना है तो उस दौरान में आप केरल का ही एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। रिसेंटली जीरो टॉलरेंस का पॉलिसी है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट पॉलिसी को प्रिपेयर किया गया जो कि काफ़ी अच्छा है। हमारे कंट्री के अंदर भी ऐसा पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के पर्सपेक्टिव से हैं, अभी आप देखिए कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जिनको कि बार किया गया था कि इनको इन केसेस को ये पर्सन है वो डील नहीं कर सकते। किसके द्वारा बार किया गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार किया गया था। किसको? एक हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको ये इस कैटेगरी के जो केसेज हैं वो नहीं मिलेंगे। बाद में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को विड्रॉल भी कर लिया था। क्या यहाँ पे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है एज ए एल्डर ब्रदर के रूप से काम किया करता है? क्या उनके जो डिसीजंस है वो इस तरीके से भी पेंडिंग है वो रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानकारी होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट का, उनके पास में एक पावर अवेलेबल हुआ करती है, मास्टर ऑफ द रोस्टर। कौन सा पावर है स्टूडेंट्स? मास्टर ऑफ द रोस्टर, कि किस जज को कौन सा केस यहाँ पे उस केस के अंदर में उसको पार्ट करना है, उसका जो डिसीजन है वो यहाँ पे चीफ जस्टिस के द्वारा लिया जाता है। या सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से इंटरवेन कर सकता है? तो इसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट केसेज हैं। जैसे एक देखिए कि तिरुपति बालाजी डेवलपर नाम का एक केस है 2004 का। कौन सा केस है स्टूडेंट? तिरुपति बालाजी डेवलपर। 2004 के इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि एज ए एल्डर ब्रदर के रूप से जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में वो इंटरवेन कर सकते हैं। वो यहाँ पे जो उनको सजेशंस दे सकते हैं कि आप ऐसे जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप यहाँ पे कैरी आउट कीजिए। बट क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कोई पावर है कि जिसके थ्रू वो अपने जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सके? तो पावर है वो अवेलेबल नहीं है, जो पावर है वो अवेलेबल नहीं है। 2018 के समय आप देखिए कि कुछ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर में आते हैं। वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट में वॉइस को रेज करते हैं। बट मास्टर ऑफ द रोस्टर जो सिस्टम है, सीजीआई के पास में, जो चीफ जस्टिस के पास में जो पावर है अपने कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेशन का, किस पर्सन को कौन सा जज कौन सा केस है उसको डिलीवर करने का ज़रूरत है, जिसमें वो बेंच का जो पार्ट है वो रहेंगे।
सो स्टूडेंट्स वो जो पावर है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में, जुडिशियल प्रोसेस के अंदर में एक डिसिप्लिन है उसको कैरी आउट है वो करता है। तो ये बेसिकली था कि ओवर रीच के रूप से ये जुडिशियल डिसिप्लिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन है हाई कोर्ट जज के रिगार्डिंग में, एल्डर ब्रदर के रिगार्डिंग में जो ऑब्जर्व तो किया गया है, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है वो नहीं ग्रांट करता है कोई भी यहाँ पे प्रोविजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, प्लास्टिक ट्रीटी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, जिनेवा के वहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि वहाँ पे कंसेंसस अभी तक तो बना नहीं है, डिस्कशन फेज के अंदर में ही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कैसे यहाँ पे प्लास्टिक को जो एलिमिनेट है वो करेंगे। वो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारा पोल्यूशन क्रिएट किया है अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या अपने डेवलपमेंट का जो जर्नी है उसके थ्रू में, उनके लिए कैसे यहाँ पे डिफरेंट प्रोविज़न रहेंगे, कैसे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। और स्टूडेंट्स सिर्फ प्लास्टिक को ही डील करना है, अदर एरिया ऑफ पोल्यूशन जिसके अंदर में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको टारगेट है वो ना किया जाए। तो इंडिया भी आप देखिए कुछ रेस्पॉन्स है उसको यहाँ पे जो एंडोर्स करता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे टारगेट ना किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक का जो क्रिएशन है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मिक्सिंग के साथ ही आपको मिलेगा। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो टारगेट है वो ना होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ऑलरेडी हमारे कंट्री के द्वारा बैन किया गया है 2022 के समय। प्लास्टिक वो पोल्यूशन है जो कंटिन्यूस इम्पैक्ट करता है एवरी एरिया को, चाहे हमारे हिली एरियाज हो वहाँ पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। जो रैपर्स हैं उनको वहाँ पे लीव करते हैं और डंप करते हैं, आप देखिए कि बेसिकली, और फिर वो कंटिन्यूस उसका प्रेजेंस होता है। हमारा जो आप देखिए कि वाटर के रिगार्डिंग में वाटर का जो मूवमेंट है या इम्पोर्टेंट सोर्सेज है उसके अंदर भी आपको प्लास्टिक पोल्यूशन या प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं उनका प्रेजेंस मिलता है। तो एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप किया जाए। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज कीजिए आप बिस्किट का फैक्ट्री है वो आप चलाते हो, बिस्किट जो आपने बनाया वो अपने प्लास्टिक के रैपर के अंदर में आपने उसको आप देखिए कि उसको पैक किया है। अब आपके द्वारा एक ऐसा इनिशिएटिव चलाया जाए कि जो यहाँ पे प्लास्टिक के जो कलेक्टर्स हैं जो हमारे स्ट्रीट्स के अंदर में वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, उन पर्सन्स के द्वारा या कोई अदर पर्सन के द्वारा इन प्लास्टिक के रैपर्स को कलेक्ट करके अगर आपको डिपॉजिट किया जाता है, आपका ही जो इंस्टीट्यूशन है या कोई ऐसे सेंटर्स डेवलप हो जहाँ पे आप देखिए कि उसको अगर डिलीवर किया गया उनको पैक करके, तो उनको कुछ प्राइस दिया जाए, मॉनेटरी सपोर्ट या डिफरेंट वे के अंदर में कोई सपोर्ट रहे जिससे कि ये जो प्लास्टिक का जो कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कैरी आउट हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गुरेज वैली के बारे में है। कहाँ पे है गुरेज वैली? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। वहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, कम्युनिटी है दर्द सिन नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है। 16 सेंचुरी का जो समय है उस समय ये जो डोमिनेटेड ट्राइबल कम्युनिटी था वहाँ पे एक डोमिनेटेड कम्युनिटी के रूप से हुआ करते थे। अभी उनके जो उस कम्युनिटी से रिलेटेड एक पर्सन है जिनके द्वारा उस समय के जो डिफरेंट जो आर्ट एंड कल्चर के जो अलग अलग चीज़ें हैं वो उनके द्वारा कलेक्ट की गई हैं। और आपको क्या यहाँ पे पता होना चाहिए, किशन गंगा नाम का जो जगह है, किशन गंगा आपने रिवर के बारे में सुना होगा। किशन गंगा का जो बैंक एरिया है वहाँ पे इस जो दर्सिन नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है जिसका वहाँ पे प्रेजेंस है वो हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री के अंदर में आप देखें कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आपने सुना होगा कि जो लार्जर कैट्स हैं उनको लार्जर कैट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? इसके अंदर में लॉइन है, टाइगर हैं, लियोपार्ड हैं, स्नो लियोपार्ड इसका पार्ट है, पूमा है, जैगवार है। पूमा और जैगवार इंडिया में नहीं मिला करते हैं। तो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है जो हमने लार्जर कैट्स के रिगार्डिंग में है, बट हमारे कंट्री के अंदर में स्मॉलर कैट्स जो हैं, स्मॉलर कैट्स जैसे कि यहाँ पे क्लाउडेड कैट होना, फिशिंग कैट होना, तो इनका जो पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी सारी इनकी जो स्पीसीज़ हैं, अराउंड 15 जो हमारे यहाँ पे कैट्स का जो स्पीसीज़ है वो मिला करती हैं। कहाँ पे मिलती हैं ये 15 स्पीसीज़? वाइल्ड एरिया के अंदर में। तो इसके रिगार्डिंग में अभी एक बुक को भी लॉन्च किया गया था मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के द्वारा। ये जो 15 स्पीसीज़ हैं वाइल्ड, यहाँ पे वाइल्ड एरिया के अंदर में कैट का, तो इनको आप देखिए कि मोर वे के अंदर में कंजर्व करने का ज़रूरत है, क्योंकि इनके ऊपर भी जो थ्रेटेंड सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलता है। फिशिंग कैट के बारे में यहाँ पे अगर हम रीड करें तो फिशिंग कैट जो है वेटलैंड एरिया के अंदर में रहा करती है। कहाँ पे रहा करती है स्टूडेंट्स? वेटलैंड के एरिया के अंदर में।
वेटलैंड एरिया के अंदर में रहती है। फिशिंग कैट आप देखिए कि जो नॉर्मल डोमेस्टिक कैट होती है उससे 2 टाइम्स आपको साइज के अंदर में मिलेगा। इनका जो साइज का जो बॉडी साइज है वो 2 टाइम्स हुआ करता है। ग्रेइस ब्राउन कलर का जो फर है वो होता है। ब्लैक स्पॉट्स हुआ करते हैं बॉडी के ऊपर में। जिस टेरिटरी के अंदर में, जिस वाटर बॉडी के नियर बाई जिस वेटलैंड के अंदर में रहा करते हैं, उस वेटलैंड एरिया का, उस टेरिटरी का जो अपेक्स प्रीडेटर है। अपेक्स प्रीडेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? अपेक्स प्रीडेटर ये होता है कि इनको कोई अदर जो वहाँ पे जो प्रीडेटर नहीं है जो इनको टारगेट कर सके, तो अपेक्स प्रीडेटर के रूप से वहाँ पे ये डोमिनेट करते हैं इनके टेरिटोरियल एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फिशिंग कैट है, वो जिसका मेन जो टारगेट क्या होता है, किसको ये आप देखिए कि टारगेट करते हैं, तो फिश को इनके द्वारा टारगेट है वो किया जाता है। कुछ अदर भी जो यहाँ पे जो अदर भी इनका फूड का जो पार्ट होते हैं, पर मेजरली फिश है उसको ये टारगेट करते हैं। कंट्री के अंदर में कहाँ पे मिला करते हैं, कहाँ पे ये मिलते हैं, तो हमारा जो तराई का जो रीजन है, आप देखिए कि जो तराई का रीजन है, तराई के रीजन के अंदर में इनका प्रेजेंस है। तराई के रीजन के अलावा जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, वेस्टर्न घाट के अंदर में भी मिला करते हैं फिशिंग कैट। स्टूडेंट्स, ईस्टर्न घाट का एरिया है, सुंदरबन का एरिया है, वहाँ पे भी इनका प्रेजेंस है वो होता है। अभी रिसेंटली राजस्थान के अंदर में जो केवला देव नाम का जो आप देखिए कि नेशनल पार्क है, जो वाटर बॉडी भी वहाँ पे प्रेजेंस है, तो केवला देव के अंदर में अभी फिशिंग कैट का जो डेथ की वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था कुछ दिनों पहले, उसको हमने न्यूज़पेपर के अंदर में वो मेंशन है वो किया गया था। नेक्स्ट आप देखिए कि ये तो फिशिंग कैट के बारे में हुआ। अब आपको एक और जानकारी ये होना चाहिए कि अब इनको ट्रैक किया गया है, कैसे इनका नंबर्स डिक्लाइन होने लगे हैं। स्विम भी करते हैं काफ़ी बार, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि इनके द्वारा काफ़ी बार स्विम है वो भी किया जाता है। अब स्टूडेंट्स, जो इनको ट्रैक है वो कैसे किया जाएगा, तो एक प्रोजेक्ट चलाया गया है कि जो गोदावरी रिवर है, जो गोदावरी हमारे सेंट्रल पार्ट से जो फ्लो करती है गोदावरी रिवर, तो गोदावरी रिवर के वहाँ पे एक कोरिंगा नाम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर में काकीनाडा का एरिया है, वहाँ पे कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे इसके ट्रैक का जो प्रोजेक्ट है वो चलाया गया है। रशियन ऑयल के बारे में है। इंडिया कंटिन्यूस रसिया से ऑयल परचेज करता है। यूएस के द्वारा 25% का जो टैरिफ है वो लगाया गया, फिर एडिशनल 25% का जो टैरिफ है वो भी उनके द्वारा इम्पोज है वो किया गया। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो यहाँ पे जो टैरिफ इम्पोज हुआ है, फर्स्ट उसके बारे में देखते हैं। क्या इंडिया के द्वारा किसी तरीके से इस टैरिफ के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड किया गया? तो इंडिया ने अभी तक, आप देखिए कि इस प्रैक्टिस को अनफेयर बताया गया है, अनफेयर बताया गया है, और रेस्पॉन्ड किसी तरीके से अभी तक नहीं हुआ है कि हमने यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को इंक्रीज किया हो। यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं ऑलरेडी इंडिया को कहा करते हैं कि इंडिया हाईएस्ट टैरिफ है वो लगाता है। इंडिया के साथ में उनको ट्रेड जो है उसके भी डेफिसिट को बताते हैं कि इंडिया मोर एक्सपोर्ट करता है रेदर देन यूएस का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर में मोर उसका एक्सपोर्ट हो। बट स्टूडेंट्स, इंडिया से भी ज़्यादा आप देखिए कि 9 अदर कंट्रीज हैं जिनके साथ में यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है, इंडिया के ऊपर में क्या इम्पैक्ट होने लगा है। एशियन जो यहाँ पे कंपटीटर हैं जो अपना एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के वहाँ से, तो उनका जो प्रोडक्ट है, एशियन कंपटीटर्स कौन कौन से हैं? वियतनाम है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। उनका मोर एक्सपोर्ट है वो यूएस के लिए अब देखने के लिए मिला है लास्ट 1 वीक के दौरान में। तो ये रिसेंट डिसीजन था, अब उसको ट्रैक किया गया है। इंडिया और यूएस के रिलेशंस कैसे हैं, क्या उन्होंने ऑलरेडी भी हमारे ऊपर सैंक्शन है वो लगाए हैं? तो स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस के रिलेशंस आप देखिए कि जब हम 98 के समय में पोखरण के अंदर में जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, यूएस हमारे अगेंस्ट में सैंक्शन लगाता है। सैंक्शंस लगाए गए, फिर समय के साथ में हमने वहाँ पे शो किया कि हमारा किसी भी तरीके से जो न्यूक्लियर का फर्स्ट यूज का पॉलिसी नहीं है, एज ए डेटरेंस के रूप से हमने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको डेवलप किया है। धीरे धीरे रिलेशन है वो इम्प्रूव होते हैं। इम्प्रूव होने के बाद में आप देखिए कि सिविल न्यूक्लियर डील है जो एग्जिस्टेंस में आती है, जो हमारा सिविल न्यूक्लियर डील एग्जिस्टेंस में आती है। काफ़ी सारे डिफेंस एंड जो मिलिट्री के या डिफेंस के आप देखिए कि जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी हमारे द्वारा शेयर किए गए, कम्युनिकेशन को शेयर किया जाएगा। अलग अलग पार्ट्स के अंदर में जो इंगेजमेंट है ओवर द ईयर्स इम्प्रूव है वो हुआ था। बट यहाँ पे यूएस के द्वारा ये जो डिसीजन है ये आने वाले फ्यूचर के समय इम्पैक्ट कर सकता है। अभी ब्रिक्स को टारगेट किया गया, एमिग्रेशन के अंदर में इंडियन पर्सन्स को आप देखिए कि जिस तरीके से अनडिग्निफाइड वे के अंदर में उनके द्वारा सेंड किया गया, तो ये ऐसे काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि
डेट इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं उनको डिक्लाइन है वो कर सकते हैं लिटिल बिट। अगर हम रूस के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो रसिया के रिगार्डिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि रसिया के अंदर में उराल के एरिया से जो ऑयल का जो आप देखें कि निकाला जाता है हैवी क्रूड के रूप से इसको कंसीडर करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यहाँ से परचेज किया करते थे। पर जैसे ही 2022 के समय यहाँ पे रसिया यूक्रेन के ऊपर में अटैक करता है, अटैक के बाद में क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज का जो परचेज है वो लिटिल बिट डिक्लाइन होता है। बट अभी तक उनके द्वारा ऑयल को परचेज नहीं किया गया, तो गैस का परचेज तो कंटिन्यूस था स्टूडेंट्स रसिया से। फिर जैसे ही यहाँ पे परचेज डिक्लाइन होता है, इंडिया का परचेज नहीं था, काफ़ी ज़्यादा इसके प्राइस होते थे। रसिया ने डिस्काउंट रेट के ऊपर में उराल का जो ऑयल है उसको प्रोवाइड किया गया मार्केट के अंदर में, और इंडिया प्रेजेंट समय में 35 to 40% का जो ऑयल परचेज है वो आप देखिए कि रसिया से कैरी आउट करता है। 2018 के समय हमारे यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट है वो भी साइन होता है इंडिया और रसिया का, जिसमें हमारा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है गुजरात के अंदर में वाडीनार के अंदर एक रिफाइनरी है वो सेटअप होती है, जिसमें वाडीनार की रिफाइनरी के ऊपर में 49% का जो पार्टनरशिप है वो किसके पास में है, जो रसियन फर्म है उनका वहाँ पे आप देखिए कि पार्टनरशिप है वाडीनार का जो रिफाइनरी है। वाडीनार की रिफाइनरी के थ्रू हम रशियन परचेज ऑयल को यहाँ पे रिफाइन करके अदर मार्केट्स के अंदर में भी सेल करते हैं, जो कि जिसको भी टारगेट किया गया है कि इंडिया आप देखिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से वहाँ पे जो बेनिफिट है उसको रिसीव करता है। अगर हम बात करें हमारे पर्सपेक्टिव से, तो हमारा कंट्री एक सोवरिन कंट्री है। ऑलरेडी हम यूएस के काफ़ी सारे डिसीजंस हैं उनको फॉलो किए थे, जैसे ईरान से हमने ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस किया था, वेनेजुएला के रिगार्डिंग में हमने डिसीजंस लिए थे ऑयल परचेज की ही रिगार्डिंग में। तो अब समय का ज़रूरत है, कंट्री का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसका भी डिमांड है कि हमें मोर डिस्काउंट रेट के अंदर में जहाँ पे ऑयल का अवेलेबिलिटी है उसको परचेज करना चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु के पर्सपेक्टिव से है, तमिलनाडु के वहाँ पे जो थुतुनकोडी का एरिया है, जो कि आप देखिए कि थुतुनकोडी जो जो बेसिकली सोल्ट के प्रोडक्शन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो एक पेड़ के ऊपर में जाते हैं। किसका ये पेड़ है? पाम पेड़ है, पाम का आप देखिए, और वहाँ से कुछ कलेक्ट करते हैं जिसका एक ड्रिंक है वो बना करता है। संडे का न्यूज़पेपर है तो फोटो के अंदर में शो किया गया है कि कैसे जो लोग हैं पत्थर नीर है उसको वहाँ पे कलेक्ट करते हैं, पाम का जो नेक्टर है उसको, पत्थर नीर को कलेक्ट करते हैं। ओवर द ईयर्स नंबर्स डिक्लाइन हुए हैं इसके अंदर में, क्योंकि सेफ्टी के कोई गियर्स नहीं हैं। जो पर्सन्स हैं इस वर्क के अंदर में इंगेज होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी आने वाली जनरेशन भी इस वर्क के अंदर में पार्ट रहें। इसका क्या बनता है? एक ड्रिंक बनता है। वो ड्रिंक है वो बैन है काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में। अभी उसके कुछ केसेस भी सामने आए थे, कुछ लोगों का हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में है। उन्होंने कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया का जो कन्फ्लिक्ट था, फोकस का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि दो कंट्री सिचुएटेड हैं। अजरबैजान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आर्मेनिया है, और आर्मेनिया आप देखिए अजरबैजान के इनसाइड एरिया के अंदर में एक जगह था, जगह का क्या नाम था? नागोर्नो कारोबाख नाम का जो जगह था वो एक रोड के साथ में कनेक्टेड होता था, और आर्मेनिया अपने अंडर में उसको कंसिडर किया करते थे। तो उस नागोर्नो कारोबाख की वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, और उसके बाद में रोड ब्लॉक कर दिया गया, उसको कम्प्लीटली अनेक्स कर लिया गया वहाँ पे। आप देखिए आर्मेनिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे भी कुछ एनक्लेव्स हैं जो कि अजरबैजान के हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात तो अभी उनका पीस करवाया है यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में है, यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। हिरोशिमा एंड नागासाकी दो सिटी हैं जहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो जो बॉम्बिंग है वो किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? यूएसए के द्वारा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। तो 80 ईयर्स का जो एनिवर्सरी कंप्लीट हुआ है नागासाकी के वहाँ पे, उसको यहाँ पे शो किया गया, जो कि 9 अगस्त का डे था। 6 अगस्त को हिरोशिमा के वहाँ पे किया गया था। आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जो बॉम्ब वहाँ पे गिराए गए थे उनका नेम क्या था। क्या वहाँ पे फैट पीटर हैं, इस तरीके से कि उनका नेम है, वो बॉम्ब का कुछ नाम हुआ करता था, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बांग्लादेश के वहाँ पे आने वाले समय के अंदर इलेक्शन होंगे, ये वहाँ का जो इलेक्शन बॉडीज हैं उनके द्वारा कहा गया। नेक्स्ट आप देखिए कि गजा स्ट्रिप के बारे में है, और यूक्रेन के लीडर के द्वारा कहा गया है
कि पीस डील के अंदर में जो उनका एरिया है जो रसिया के द्वारा कंट्रोल में लिया गया है उसको किसी भी तरीके से सीड नहीं किया जाएगा उनके द्वारा, वो अपने ही कंट्रोल के अंदर में रखेंगे और कोई भी जो प्रेजेंट जो टेरिटरी के ऊपर जो क्लेम है उसको वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।